इस वीडियो में हम बात करेंगे असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथ्स में हमें इस टॉपिक में ये पढ़ना है कि जो असेसमेंट है वो मैथ्स टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक, सेकंड चीज़ कि असेसमेंट करने के पीछे का पर्पस क्या है। पहली चीज़ तो हम ये पढ़ेंगे कि इसका रीज़न क्या है, दूसरा कि इसका पर्पस क्या है कि हम असेसमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक, अब यहाँ पर जितने भी असेसमेंट के प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो जितने भी प्रोसेस रहेंगे दे ऑल आर रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ओनली। ठीक है, अब से पहले हम क्या करते हैं कि बच्चे का सिर्फ टेस्ट लेके ही हम ये पता कर लेते थे कि बच्चे की कितनी लर्निंग हुई है। तो पर्पस क्या हो गया, पर्पस ये हो गया कि जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिवली हुई है या नहीं है। अब इफ़ेक्टिवली कब होगी कि अगर बच्चा अच्छे से सीख पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो टीचिंग है, टीचिंग भी बहुत इफ़ेक्टिवली हुई है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि ये चेक करना चाहते हैं कि बच्चा कितने अच्छे से सीख पा रहा है और टीचर कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा पा रहा है। अब इस चीज़ का पता किससे चल रहा है कि हम बच्चे का टेस्ट लेके पता कर रहे हैं। तो हमारे पास यही एक जनरल क्या होता है, असेसमेंट का मेथड है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि अब हमको असेसमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे हमें बच्चे से क्या है, कोई भी एक प्रोजेक्ट बनवाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें इससे बच्चे की जो भी उसकी प्रोग्रेस रही है उस प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा। प्रोग्रेस जब वो बच्चा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने उसको क्लास में कराया है उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करके लेके आएगा, तो हमें पता पड़ेगा कि उसने उस टॉपिक में उसको कितनी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, अब उसको जितनी भी प्रोग्रेस हुई है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बच्चे को वहाँ पर फीडबैक भी देंगे। तो पहली चीज़ क्या होगी, लर्निंग इफेक्टिवली हो रही है ये पता पड़ता है, टीचिंग इफेक्टिवली हो रही है या नहीं ये पता पड़ता है, बच्चे की कितनी प्रोग्रेस हुई है, और फिर बाद में हम क्या करते हैं, बच्चे को वहाँ पे एक फीडबैक देंगे। ठीक है, फीडबैक का मतलब क्या है, फीडबैक का ये मतलब हो गया कि जैसे कोई भी एक चाइल्ड है उसको हमने काम दिया, काम वो घर से लेके आया, तो उसमें कुछ एरर है या नहीं है, या उसमें कोई स्कोप है अभी इम्प्रूवमेंट का या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये है हमारा फीडबैक जो कि एक टीचर बच्चे को देगा। अब मॉडर्न टाइम में क्या होता है कि मॉडर्न टाइम में हम CCE का यूज़ करते हैं। CC का यूज़ क्या हो गया, ये है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सतत एंड व्यापक मूल्यांकन। पहले क्या करते थे कि जो पहले का टाइम हुआ करता था कि आज से 20-25 साल पहले या 10 साल पहले के भी रिकॉर्ड ले सकते हैं, कि उसमें हम क्या कर रहे हैं कि इन द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में ही एक बार टेस्ट लिया, और टेस्ट लेने के बाद ही हम क्या करते थे कि वहाँ से पता कर लिया कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट हुई, फिर उसने हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर मिड टर्म एग्ज़ाम लेने शुरू कर दिए। तो मिड टर्म एग्ज़ाम में फिर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो मिड टर्म एग्ज़ाम्स भी आ गए, तो इन्हीं के बेसिस पे हम बच्चे की पूरे साल की कि उसने कितना सीखा है या नहीं सीखा है, सिर्फ हम 2 या 3 स्टेजेस में ही हम पता कर रहे हैं कि हाँ भाई ये सब चीज़ इतनी सीख चुका है बच्चा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो लर्निंग है, बच्चे की जो लर्निंग है वो तो कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब क्या है, ये तो साल के 365 दिन चलती है उसकी लर्निंग, और हम इवैल्यूएशन कितने दिन में कर रहे हैं, 14 से 15 दिन में उसके 365 दिन की लर्निंग को इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक, तो इसी बेसिस पे हमने क्या किया है कि जो हमारा असेसमेंट है, ठीक है, तो जो हमारा असेसमेंट है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला जो पार्ट है दैट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये आ गया हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करते हैं हम, ड्यूरिंग लर्निंग, जब बच्चा सीख रहा होता है। ऐसा नहीं है कि सीख चुका है, सीख रहा होगा, पहले दिन से ही हम उसका असेसमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे ने जो भी सीखा है उसमें कहाँ कहाँ उसने एरर की हैं। ठीक है, तो एरर, तो हम क्या कर रहे हैं, एरर को डायग्नाइज कर रहे हैं। डायग्नाइज मतलब उसको पहचान कर रहे हैं।
ठीक, फिर उसको हम सही भी करना चाह रहे हैं, तो एरर की पहचान पड़ गई, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मेन चीज़ ये है कि ड्यूरिंग लर्निंग होती है, जब बच्चा सीख रहा होता है। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं जो फॉर्मेटिव लर्निंग में है, कि यहाँ पर हम तुरंत बच्चे को क्या कर पाएंगे, फीडबैक दे पाएंगे। ठीक, साथ के साथ ये टीचर को क्या कर सकता है, टीचर के लिए इसमें बड़ा फ़ायदा है। टीचर के लिए फ़ायदा क्या है कि टीचर को पता पड़ गया कि मैंने एक टॉपिक दिया, आज एक टॉपिक पढ़ाया, अब कल उस टॉपिक से रिलेटेड उसने क्या करा, स्टूडेंट्स को दे दिया असाइनमेंट कि ये असाइनमेंट तुम लोग करके लेके आओगे। और जब वो असाइनमेंट करके लेके आए तो उसको पता पड़ा टीचर को कि भाई इस असाइनमेंट में इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों ने कुछ एरर की है, तो यहाँ पे उन्होंने एरर कर दी, गलती। अब गलती की है, वो गलती किस वजह से हुई है, अब उसको टीचर क्या करेगा, डायग्नाइज करेगा। ठीक है, तो अब वो देख पता पड़ेगा कि बच्चे सीखने में किस तरह से गलती कर रहे हैं, कि बच्चा उस टॉपिक को किस तरह से सीख रहा है। ठीक, तो यहाँ ये टीचर के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये हम किस तरह से करेंगे, हमने उसको बच्चे को असाइनमेंट देंगे। ठीक, असाइनमेंट के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं कि उसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चे पे क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं कि हाँ भाई तुम इस पे एक्टिविटी करो। ठीक, उसी से रिलेटेड अगर वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहा है तो हमें पता पड़ जाता है। ठीक, सेकंड जो चीज़ होती है दैट इज़ सम्मेटिव असेसमेंट। सम्मेटिव असेसमेंट, अब सम्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है ना सब कुछ पढ़ चुका होता है, और हम लोग असेसमेंट करते हैं साल के अंत में। ठीक है, तो इन द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में हम बच्चे का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अब ये जो असेसमेंट है ये क्या है, ये फॉर लर्निंग है, यानी कि जो बच्चा सीख चुका है, ये क्या है, जब बच्चा सीख रहा है। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे कि बच्चे को जज करेंगे, और इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा पास होगा उस क्लास में या उस क्लास में वो फेल होगा। इसमें हम बच्चे की क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। इसमें हम बच्चे की क्या करते हैं, या हम बोल सकते हैं उसकी हम रैंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें जो असेसमेंट करते हैं वो असेसमेंट क्या होता है, वो होता है हम लोगों का रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट, या इसको हम बोल सकते हैं पेन पेपर टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके अलावा हम यहाँ पे एक ओरल टेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये है हम लोगों का सम्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये तो हो गया कॉन्टीन्यूअस को लेके, क्योंकि यहाँ से जो CCE का पार्ट था, CCE के पार्ट में दो चीज़ें थी, एक तो थी कॉन्टीन्यूअस, एक क्या था, कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉन्टीन्यूअस के दो सेक्शन हो गए, एक तो फॉर्मेटिव हो गया और एक हो गया सम्मेटिव। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग क्या, कॉम्प्रिहेंसिव की तरफ। तो हम लोगों ने लिखा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हो गया व्यापक। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो था कि हम बच्चे को क्या है, किताबी कीड़ा बना रहे थे। ठीक है, बट अब हम क्या कर रहे हैं कि मैथ्स को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बच्चे की रियल लाइफ से। पहले रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब हम बच्चे को क्या कर पा रहे हैं कि अब हम उसको उसकी डेली लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, उसमें क्या हो रहा है कि अब पहले की चीज़ें क्या थी, स्कॉलास्टिक थी। ठीक है, जो भी सब चीज़ें स्कूल में हमें दिखाई दे रही थी कि वो बच्चा आ रहा था मैथ पढ़ के जा रहा था सीधा सीधा। ठीक है, तो अब क्या था कि वो बच्चे की डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं था। बच्चा आया, मैथ की बुक ली, उसके सम्स सॉल्व किए और अपने घर को चला गया। ठीक है, और बाद में उसे जो भी होमवर्क दिया वो उसको करके लेके आ गया। अब क्या है, अब चीज़ें हैं कोस्कोलास्टिक। कोस्कोलास्टिक का मतलब हो गया है कि अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, पहले एजुकेशन सिस्टम में ये इन्वॉल्व नहीं था। अब जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या हुए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं। उसमें चेंजेस क्या आए हैं कि अब मैथ्स को कनेक्ट किया जा रहा है किससे, बच्चे की डेली लाइफ से। ठीक है, उसको बताया जा रहा है कि मैथ्स का डेली लाइफ में क्या यूज़ है। और मैथ्स का सबसे बड़ा जो एडवांटेज आजकल हम लोग ले रहे हैं टीचर्स, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि हम मोरल वैल्यूज़ को भी बच्चे को सिखा सकें।
ठीक है, तो मॉरल वैल्यूज़ को सिखाने में भी आजकल मैथ का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज़ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक परीक्षण। इसका मतलब ये है कि बच्चा जब लर्निंग कर रहा है, यानी कि जब बच्चा सीख रहा है, तो सीखने में कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ उसकी एरर्स हैं, कहाँ कहाँ वो मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो असेसमेंट का जो प्रोसेस होगा, देखो डायग्नोस्टिक मतलब होता है कि पहचानना चीज़ों को। तो जब बच्चा लर्निंग कर रहा है, यानी कि किसी भी टॉपिक को बच्चा सीख रहा है, तो सीखने में वो किस तरह से गलतियाँ कर पा रहा है। ठीक है, तो उस गलतियों को या उन तरीकों को पहचानना ही डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। अब यहाँ जो असेसमेंट है, यहाँ जो असेसमेंट रहेगा उसका कोई भी फिक्स वे नहीं है, नो फिक्स वे, कि हम उसको किस तरीके से सही करें। ठीक है, उसका कोई फिक्स तरीका नहीं, हर बच्चे के लिए यहाँ पे मेथड क्या रहेगा, अलग रहेगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि जब हमें गलतियाँ भी पता पड़ गई, तो गलतियाँ पता करने के बाद हमारे पास क्या होता है, रेमीडियल टीचिंग होती है। रेमीडियल टीचिंग का मतलब हो गया उपचारात्मक शिक्षण। इसमें हम उस गैप को फिल करते हैं जहाँ बच्चा सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, अब बच्चा क्या हो सकता है, कुछ भी गैप हो सकता है उसके लिए लाइफ में। ठीक, सपोज़ करो कि गैप में हम इसको इस तरह से समझा सकते हैं कि जो रेमेडियल टीचिंग है, रेमेडियल टीचिंग में ये हो गया कि किसी भी बच्चे को हमने सपोज़ करो जैसे मल्टीप्लाई उसको कराई। ठीक, तो हमने उसको बोला कि मल्टीप्लाई करो किसकी, 13 और 12 की। तो हमने उसको बताया कि ये तो हो गया 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 1 3 3, और ये हो गया 1 1 जा 1, तो 6 5 और 1। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा एक टफ ले लेते हैं, थोड़ा सा ही टफ, जिसमें जैसे हमने एक एग्जांपल ये लिया 13 और इसकी मल्टीप्लाई की 16 से। सो 6 3 जा 18 एंड 6 1 जा 6, कैरी 7, ये हो गया 3, तो 8 और ये हो गया 208। अब यहाँ पे क्या है कि हमने तो मल्टीप्लाई कर दी डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि हमें तो आता है। अब बच्चे के लिए क्या दिक्कत हो सकती थी कि कुछ बच्चों को तो जो कैरी लेना है, ठीक है, 6 3 जा 18, तो 8 यहाँ पे लिखा तो कैरी यहाँ पे हो गया ये कैरी। ठीक है, तो ये कैरी कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, 1 कितना हो गया 7। तो किसी बच्चे को क्या होता है कि ये कैरी सिस्टम नहीं आता होगा, तो ये गैप हम लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसको कैरी सिस्टम यानी कि कैरी लेना हम उसको सिखाएंगे। ठीक है, कैरी जो 1 रह गया है कि वो उसको कहाँ ऐड ऑन करेंगे, कहाँ ऐड ऑन नहीं करना है, तो ये चीज़ भी हम क्या करनी पड़ेगी, बच्चों को सिखानी पड़ेगी। तो ये गैप हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है दैट इज़ र्यूब्रिक्स पैरामीटर, या तो हम उसको बोलते हैं र्यूब्रिक्स, या हमने उसका नाम दिया है पैरामीटर्स। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निर्देश। तो इसमें क्या होगा कि जब हमने बच्चों को कुछ सिखाया, ठीक है, और हम क्या हैं कि हम उसको चेक करना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई भी बच्चे को कोई भी एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, और कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद हम क्या करना चाह रहे हैं, उसकी नॉलेज को चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं र्यूब्रिक्स या पैरामीटर, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, र्यूब्रिक्स ऑफ पैरामीटर हम इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जैसे अगर इसका हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल किया कि हमने बच्चे को एक ट्राइंगल पढ़ाया। ठीक है, अब ट्राइंगल के हमने उसको कॉन्सेप्ट तो समझा दिए। अब हम क्या है कि अब हम उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसकी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, तो इसको हमने क्या बोला है, र्यूब्रिक्स ऑफ पैरामीटर हमने इसको बोला है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि इसमें बच्चे की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड होती है, दैट इज़ रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी रही है थ्रू आउट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जिसको क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो बोला जाता है। ठीक है, अब इसको मेंटेन कौन करेगा,
दिस पोर्टफोलियो इज मेंटेन्ड बाय टीचर। इसे क्या करता है, टीचर मेंटेन करता है। और ये जो पोर्टफोलियो है ये क्या होता है, इंडिविजुअल है, हर एक बच्चे के लिए अलग पोर्टफोलियो रहेगा। ऐसा नहीं है कि सारी क्लासरूम के बच्चों का पोर्टफोलियो एक ही रहे। ठीक, तो ये सभी असेसमेंट के मेथड्स हैं